हाय एवरीवन, वेलकम टू माइस। जैसा कि हमने इंट्रो में आपको बताया था कि कौन से टीचर आपको क्या पढ़ाएंगे, उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको दे दी गई थी। आज हमारा पहला लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस पढ़ाऊँगा। सोशल साइंस में मैं आपको भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास पढ़ाऊँगा। आज हम क्लास अपनी भूगोल यानी ज्योग्राफी से शुरू कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारी बुक है यानी जो बुक है हमारी, उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो हमारा सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है, जो हमारा सामाजिक विज्ञान का ये टॉपिक है, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में मैं आपको आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। ज्योग्राफी से हम वीडियो को शुरू करेंगे, बाकी चीज़ें एक एक करके। ऐसा नहीं है कि पूरा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तब मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो लाऊंगा, बल्कि ऐसा है कि मैं 2-4 टॉपिक हम ज्योग्राफी के पढ़ेंगे, 2-4 टॉपिक हम हिस्ट्री के पढ़ेंगे, बाकी अन्य सब्जेक्ट जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हम जीरो से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे। और जहाँ भी आपको समझ नहीं आए वहाँ हम आपको आने वाले समय में व्हाट्सअप नंबर देंगे, उस पर आप अपने डाउट्स को भेजेंगे। आप वो मैसेज के तौर पे या किसी वॉइस रिकॉर्ड के तौर पे बिल्कुल आप उस पर भेज सकते हैं, और उस जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसका बिल्कुल जीरो से यानी बिल्कुल सामान्य तरीके से, एकदम साधारण तरीके से आपको समझाया जाएगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो इसमें ज्योग्राफी में जो बुक है उसे कहते हैं हम, वो है हमारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है वो समकालीन भारत। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, समकालीन भारत फर्स्ट। इसको हम लोग आधार बना के चल रहे हैं यानी बेस बना के चल रहे हैं, और इसमें भारतीय भवन, एससीईआरटी की सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे। जितने भी टॉपिक होंगे उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद आपको आपके जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो भारतीय भवन के हों, चाहे वो एनसीईआरटी के हो, चाहे वो एससीईआरटी के हो, उन सारी चीज़ों को एक एक करके आपको नोट डाउन या उनको करने का तरीका बताया जाएगा। तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ज्योग्राफी में मैप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, यानी वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप। वर्ल्ड में भी 2 तरह के मैप होते हैं। जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं तो इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक मैप हमारा होता है जिसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं, यानी राजनैतिक मैप, राजनैतिक मैप यानी मानचित्र। दूसरा जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल मैप, यानी भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र, ये 2 तरह के मैप होते हैं। और अगर इंडिया के मैप की आप बात करें तो उसमें भी राजनीतिक मैप और भौतिक मैप, ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक और भौतिक मैप में अंतर क्या है। यानी जो मानचित्र है, इसमें आप देखेंगे भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र में आपको जितने भी नदियां होती हैं, नदियां, पर्वत, पठार, झील, ये सारी चीजें आपको भौतिक मानचित्र पे दर्शाई जाती हैं। जो पॉलिटिकल मानचित्र होता है यानी जो राजनीतिक मानचित्र होता है, राजनैतिक मानचित्र, इस राजनैतिक मानचित्र में आपको शहर, राजधानी, इत्यादि चीजें की जानकारी मिलती है। तो मैप आपको जानना सबसे जरूरी है कि मैप पे क्या क्या चीजें हैं। 2 चीजें हैं, भौतिक मानचित्र और राजनैतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में नदियां, पर्वत, पठार और झील आते हैं। राजनैतिक मानचित्र में शहर और उसकी राजधानी और छोटे छोटे शहरों को उस पर दर्शाया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले वर्ल्ड मैप को। जो आपका वर्ल्ड मैप, ये देखिए, ये जो मैप आपको दिख रहा है
ये मैप, इसे पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, यानी राजनीतिक मैप है, क्योंकि इस पे केवल उस देश के नाम, उसके कैपिटल, कुछ इस पे शहरों इत्यादि को दर्शाया गया है। अगर ऐसे ही मानचित्र हो, और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मानचित्र है, दूसरा एक सेकेंड, ये वाला मानचित्र है। इस मानचित्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ना इसके पर्वत है, यानी ये देखिए रॉकी माउंटेन, आपको ये नॉर्थ अमेरिका में है, यहाँ पे आपको एंडीज माउंटेन है, भारत में आप आएंगे तो हिमालय माउंटेन है, यहाँ पे जो नदियाँ निकलती हैं वो सारी चीज़ों को भौतिक मानचित्र पर दिखाया जाता है। तो ये दो तरह के मानचित्र हो गए, इसे आप ध्यान में रख लीजिए। तो मैं फिलहाल आपको जो दिखाऊंगा वो मैं पॉलिटिकल मैप की हम बात करेंगे। पॉलिटिकल मैप पे ये सारे देश हो गए, इनकी कैपिटल हो गई, इस पे दर्शाया गया है। और इसमें देखिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका, यानी महाद्वीपों की बात करें, महाद्वीप की बात करें तो भारत को कई सारे अलग, मतलब विश्व को कई सारे अलग अलग महाद्वीपों में बांटा गया है, जिसमें आपको ये एरिया जो दिखाई दे रहा है यूनाइटेड स्टेट और ये कनाडा का, ये आपका नॉर्थ अमेरिका का एरिया आ जाता है। नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप इसे कहते हैं, यानी उत्तर अमेरिकी महाद्वीप। ये जो नीचे का एरिया है जिसमें ब्राजील, बोलीविया, पेरू इत्यादि जो देश हैं, इसको हम साउथ अमेरिकी महाद्वीप कहते हैं, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, इधर ये यूरेशिया महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। तो महाद्वीपों की जानकारी, यानी कई सारे देश मिलकर महाद्वीप बना देते हैं। अब देखिए महाद्वीप कौन कौन से हैं, इस पे मैंने आपको दिखा दिया। महाद्वीप देखिए, नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप, साउथ अमेरिकी महाद्वीप, यूरोपियन महाद्वीप, एशियन महाद्वीप, अफ्रीकन महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियनिया का महाद्वीप। ये और ये अंटार्कटिका का महाद्वीप, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 महाद्वीप जो मेजर महाद्वीप, यानी बड़े महाद्वीप। पूरे विश्व को 7 बड़े बड़े महाद्वीपों में डिवाइड किया गया है। अब भारत देखिए, भारत की अवस्थिति हमारी ये है, और भारत जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। आगे मैं दिखाता हूँ आपको अन्य चीजें। मैप के दिखाने का क्या मकसद था कि आप ये जान लें कि भारत की अवस्थिति कहाँ पे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड मैप पे भारत की अवस्थिति। पहले आप ये देखिए, ये रहा हमारा भारत, ये है भारत की स्थिति। ये जैसा देखा आपने कि एशिया महाद्वीप का हिस्सा है ये, तो एशिया में भारत दक्षिणी हिस्से में स्थित है, और ये सारे एशिया, यहाँ तक की चीजें एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक अलग हो जाता है। ये आपने देखा उत्तरी महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, और ये यूरेशिया महाद्वीप, और ये एशिया महाद्वीप। अब मैं आपको इंडियन मैप को दिखाता हूँ, भारत का जो मैप। इस मैप को आपको देख के लग रहा होगा कि ये पॉलिटिकल मैप है, यानी राजनीतिक मैप है, क्योंकि इसमें राज्य और उसकी राजधानी और कुछ शहरों को दर्शाया गया है। तो सबसे बेसिक चीज क्या है कि जो मैप है इसमें आप देखेंगे कि कितने कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, उनकी राजधानी क्या है। यानी भारत के मैप पे, विश्व के मैप में तो बहुत सारे देशों को याद करने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम के लिए ये बेसिक जानकारी, इन पूरे बेसिक जानकारी के आधार पे पूरी ज्योग्राफी को मैं आपको पढ़ाऊंगा, और सारी चीजें मैप बेस्ड होंगी, यानी मैप के को आधार बना के हम एक एक चीज को समझेंगे, जिससे आपके लिए समझ एक अलग लेवल पे विकसित होगी। और आगे भी जैसे 9th 10th में और उससे आगे भी अगर आप आर्ट सब्जेक्ट ले रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ये बहुत ही काम आएगा। तो मैं आपको इंडियन मैप बताता हूँ। इंडियन मैप पे देखिए कुल कितने राज्य हैं, आप काउंट करेंगे तो ये कुल 28 राज्य हैं भारत में। कितने? 28 राज्य हैं, और कुछ यानी 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहां लिखता हूं मैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस मैप पे आप देख सकते हैं। अब इस मैप को देखने का ये मकसद है कि जितनी भी राज्य हैं, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, ये सब आपको धीरे धीरे करके एक एक करके आगे मैं बताऊंगा कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, राज्य क्या होते हैं। फिलहाल आप ये जानिए कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्यों का कैपिटल क्या है,
बाकी 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है इनकी कैपिटल यानी राजधानी क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको एक एक पहले मैप आप देख लीजिए कि भारत का मैप हमारा किस शेप में है। उसके बाद मैं आपको एक एक राज्य की राजधानी बताऊंगा, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी भी और जो राज्य हैं उनकी भी, जो इंपॉर्टेंट है और वो आपको याद रखना है। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि कौन कौन से राज्य हैं, उनकी राजधानी क्या है। सबसे पहले आप देखिए आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी है अमरावती। अगला जो है अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ पे है, ईटानगर है। असम जो है इसकी राजधानी है दिसपुर। आगे आप देखिए बिहार, ये जो हमारा वीडियो है, ये जो लेक्चर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्पेशली मैं बिहार के लिए पढ़ा रहा हूँ, बिहार बोर्ड के लिए। तो बिहार की राजधानी कहाँ पे है, ये आप याद रखेंगे पटना। ये बेसिक जानकारी है, ये आपको कोई टीचर जल्दी नहीं पढ़ाएगा, या आप इसे याद रखेंगे तो आपके लिए आने वाले क्लासों में और भी सुविधा होगी, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। अगला जो है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। नेक्स्ट जो है वो गोवा, उसकी राजधानी है पणजी। नेक्स्ट जो है वो है गुजरात, इसकी राजधानी है गांधीनगर। आगे जो है वो है हरियाणा, इसकी राजधानी है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, यहाँ पे जो स्टार लगा है मैं आगे बताता हूँ आपको। अगला जो है हिमाचल प्रदेश, ये है, इसकी राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, एक तो है समर यानी गर्मी में ये अपनी राजधानी को शिमला में रखते हैं, मतलब कामकाज इनका शिमला से होता है। और ठंडी जब आती है यानी जब विंटर सेशन आता है तो ये धर्मशाला से अपनी राजधानी को की कार्यों को करते हैं। यानी बेसिकली जगह सिर्फ बदलती है और काम करने वाले लोग बदलते हैं और इनका ऑफिस बदलता है और कुछ नहीं। बेसिकली ये है कि अगर आप जनरली ये आपसे कोई पूछे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है तो आप शिमला बताएंगे, लेकिन अगर कोई पूछे कि समर कैपिटल का है यानी गर्मी में उनकी राजधानी कौन से शहर में होती है, तो वो है शिमला। और ठंडी में ये अपनी राजधानी को ट्रांसफर करते हैं धर्मशाला में। ठीक है, आगे देखते हैं हम झारखंड। झारखंड हमारा पड़ोसी राज्य यानी बिहार का पड़ोसी राज्य है। मैप के थ्रू मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, अभी आप इतना जानिए कि झारखंड हमारा पड़ोसी राज्य है और झारखंड की कैपिटल है रांची। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें हमारा कर्नाटक, इसका कैपिटल है बेंगलोर। नेक्स्ट है केरला, इसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश, यह है भोपाल, कैपिटल इसकी राजधानी। महाराष्ट्र है, इसका राजधानी है मुंबई में। मणिपुर, इसका जो कैपिटल है यह है इम्फाल। अगला जो है मेघालय, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। नेक्स्ट जो है वो है मिजोरम, मिजोरम का कैपिटल है आइजॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं नागालैंड, इसका है कोहिमा। नेक्स्ट जो देखते हैं वो है उड़ीसा, इसका कहाँ पे है भुवनेश्वर। अगला जो है वो है पंजाब, पंजाब का कैपिटल कहाँ है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ इससे पहले किसका था, हरियाणा। यानी हरियाणा और पंजाब का कैपिटल एक ही है, क्या है, चंडीगढ़ है। तो ये दोनों चीज आप याद रखेंगे कि हरियाणा और पंजाब दोनों का कैपिटल चंडीगढ़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है राजस्थान, राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। सिक्किम का कैपिटल है गंगटोक। तमिलनाडु का है चेन्नई। अगला हम देखते हैं तेलंगाना, इसका है हैदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं त्रिपुरा, यह है अगरतला। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी हमारा पड़ोसी राज्य है, मैं मैप के थ्रू आपको आगे सारी चीजें क्लियर करूंगा। इसका कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट जो है उत्तराखंड, इसका है देहरादून और गैरसैन। यानी इसके भी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, माफ कीजिए 2 राजधानियां हैं। एक है विंटर वाली, यानी एक ठंडे में ये अपनी राजधानी को जहाँ से ऑपरेट करते हैं वो है देहरादून, और जो समर में यानी गर्मी में ये अपनी राजधानी को ट्रांसफर करते हैं, यानी कार्यकाल अपना जहाँ से ये काम करते हैं, ऑफिशियल काम करते हुए हो जाता है गैरसैन। यानी गैरसैन और देहरादून ये है उत्तराखंड की राजधानी है। और अगर आपसे कोई पूछे कि जनरली कोई पूछे कि देहरादून का कैपिटल कहाँ है, तो माफ कीजिए उत्तराखंड का कैपिटल कहाँ है, तो आप बताएंगे देहरादून। और कोई आपसे स्पेशल पूछे कि विंटर यानी जाड़े की राजधानी कहाँ पे है, गर्मी में राजधानी उनकी कहाँ होती है, तो आप ये दोनों अलग अलग जगह हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में था शिमला और धर्मशाला, वैसे ही। नेक्स्ट जो है हमारा वेस्ट बंगाल, इसका कहाँ पे है कोलकाता। मैंने आपको बताया कि कुल 28 राज्य हैं, तो जो 28 राज्य हैं ये सारे मैंने आपको दिखाया कि 28 राज्य हैं और इनके
कौन कौन से कैपिटल। अब बचते हैं हमारे यूनियन टेरिटरी, यानी जिसको आप केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें एकदम क्लियर करूंगा कि राज्य क्या है, केंद्र शासित प्रदेश क्या है, राज्य की परिभाषा क्या होती है, कौन कौन से उसके फैक्टर हैं, यानी कौन कौन से तत्व हैं, किन तत्वों के आधार पर हम उन्हें राज्य कहते हैं। ये चीज़ों को आप धीरे धीरे समझेंगे, एकदम जीरो से समझेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि एकदम जीरो, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए और एकदम आराम आराम से हम चलेंगे अपनी क्लास को लेके, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। तो मैं आपको राज्यों के बारे में बता दिया, उनके कैपिटल बता दिया। अगला जो मैं आपको बता दूं ये है केंद्र शासित प्रदेश। कितने थे? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं ये आप धीरे धीरे समझेंगे, मैं बताऊंगा आपको आगे की क्लास में। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इनकी राजधानी कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। अगला जो है चंडीगढ़। आपने देखा कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है, यानी राजधानी है। तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते इसकी भी एक राजधानी है, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। और इसके साथ दो चीज और याद रखेंगे, हरियाणा और पंजाब, यानी इन दोनों की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। अगला हम देखते हैं दादर एंड नगर हवेली एंड दमन द्वीप। इन दादर नगर हवेली 2020 से पहले एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, और दमन द्वीप एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 2020 में इनको मर्ज कर दिया गया और एक ही बना दिया कि दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप। ये पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश से इसको ऑपरेट किया जाता है, यानी इनका कार्यकाल देखा जाता है, इनको चलाया जाता है। तो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन द्वीप का जो कैपिटल यानी राजधानी है वो है दमन। नेक्स्ट है NCT, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी। जो दिल्ली है ना, ये दिल्ली के जो आसपास के कुछ राज्यों को एक नेशनल कैपिटल ट्रीटी बनाई गई है, जिसमें दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के कुछ जिलों को मिला के एक NCT बना दी गई है, यानी नेशनल कैपिटल ऑफ ट्रीटी ऑफ दिल्ली। यानी पूरे नाम जो हो गया इसका वो है नेशनल कैपिटल ऑफ ट्रीटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली का कैपिटल तो दिल्ली ही है, लेकिन इसके अंतर्गत एक ट्रीटी बना दी गई जिसमें कई राज्यों को, जिलों को शामिल कर दिया गया, जिसे NCT बोलते हैं। आपने सुना होगा किसी से भी। तो NCT ऑफ दिल्ली की जो कैपिटल है वो नई दिल्ली है। जो हमारे भारत का कैपिटल है, इंडिया का कैपिटल, वो भी नई दिल्ली ही है। आगे हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, उसके बाद जब 370 वहाँ से रिमूव किया गया, यानी हटाया गया, तो इसको एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और लद्दाख, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही में मर्ज था। उसके बाद 2019 में इनको अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और यहाँ पे आपको विधानसभा मिलेगी, यहाँ पे विधानसभा नहीं है। जैसे दिल्ली NCT है, यानी यहाँ पे दिल्ली में आपको केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे विधानसभा भी है। आगे हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू, यानी इसकी भी दो राजधानियां हैं। जैसे मैं हमने आपको बताया कि उसके बारे में शिमला, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में कि दो कैपिटल है अपने मौसम के हिसाब से, विंटर और समर, वैसे ही जम्मू और कश्मीर के भी दो कैपिटल हैं। एक समर कैपिटल है श्रीनगर में और एक विंटर कैपिटल है जम्मू में। तो जब आपसे कोई जनरली पूछे कि जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल क्या है तो आप श्रीनगर बोलेंगे, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक पूछे, विशेष पूछे कि जम्मू एंड कश्मीर की गर्मी वाली राजधानी यानी समर कैपिटल कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे श्रीनगर। और विंटर कैपिटल पूछे यानी शीत ऋतु वाली जो राजधानी है वो कहाँ पे है, वो है जम्मू में। नेक्स्ट हम देखते हैं लद्दाख। मैंने आपको पहले ही बताया कि जम्मू और कश्मीर पहले एक में ही था, 2019 के समय इनको अलग किया गया, तो लद्दाख अब एक अलग स्टेट बन गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो लद्दाख का जो कैपिटल वो है लेह लद्दाख, आपने सुना होगा। आगे देखते हैं लक्षद्वीप और पुडुचेरी। जो लक्षद्वीप है ना, ये द्वीपीय देश है। मैं आपको मैप पे अभी दिखाता हूँ जो हमारे द्वीपीय देश है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और ये पुडुचेरी, ये सब कुछ किनारे के राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है जो द्वीपीय राज्य भी हैं, द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो जो लक्षद्वीप है इसका कैपिटल है कावारत्ती, ये पूरी तरह से द्वीपीय देश राज्य है। अगला जो है पुडुचेरी, इसका है कैपिटल पुडुचेरी ही। और एक जानकारी मैं आपको देता हूँ, पुडुचेरी 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, मतलब 3 अलग अलग राज्यों में ये इनके पुडुचेरी के नाम से, पुडुचेरी के 3-4 पार्ट हैं जो 3 अलग अलग राज्यों में हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे एडिशनल जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। अब मैं आपको भारत के मैप दिखाता हूँ जिसमें आपको मैं जो द्वीपीय हमारे राज्य हैं मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ।
जैसे मैंने आपको बता दिया 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, इनके कौन कौन से कैपिटल हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप देखिए कि भारत का ये जो मानचित्र है, ये आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे ये बिहार है। आप ये देखिए, तो जो बिहार के पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, आप मैप पे ही देखिएगा। उत्तर प्रदेश, झारखंड और इधर पश्चिम बंगाल। और आपसे कोई पूछे कि बिहार से किस देश की सीमा लगती है, ये तो राज्य हो गए, ये तो सारे राज्य हो गए, और किस देश की सीमा लगे तो ये आपका नेपाल हो जाएगा। नेपाल राज्य नहीं कहेंगे, उसे एक देश का दर्जा है, वो देश है, एक अलग देश है। तो ये उसे बिहार से वो नेपाल देश की बाउंड्री लगती है। अब आप ये देखिए कि जो हमारे द्वीपीय देश हैं, ये देखिए, ये अंडमान निकोबार का पूरा एक द्वीप समूह है, उत्तर से दक्षिण तक। ये मैप पे हो जाएगा उत्तर दिशा, यह आपका हो जाएगा इधर दक्षिण दिशा, ये आपका हो जाएगा पूर्व, और ये हो जाएगा पश्चिम। इस टॉपिक में, मतलब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें बेसिक चीजें हैं ये, मतलब ऐसा नहीं है कि इससे प्रश्न आपके पास आएंगे, ये आपके पूरे ज्योग्राफी अन्य सब्जेक्ट में भी ये पूरा काम आएगा। इसलिए मैं आपको मैप से चीजें बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको ये पता रहे कि भारत के पूरा पश्चिम और उसके बाउंड्री किस किस देश और कौन से वाटर बॉडी यानी कौन से जल निकाय हैं उनसे लगती है। तो ये चीजें हो गई। पहले आप ये देखिए, जो हमारा द्वीपीय देश राज्य है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ से, ये अंडमान का है, और ये जो नीचे का हिस्सा है ये निकोबार का है। और जो हमारा पोर्ट, इसका जो अंडमान निकोबार का कैपिटल राजधानी है, ये पोर्ट ब्लेयर है, ये है हमारा पोर्ट ब्लेयर। अब देखते हैं जो एक और हमारा था द्वीपीय राज्य, वो है लक्षद्वीप। ये कई सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह, तकरीबन 500 से ज्यादा द्वीप यहाँ पे पाए जाते हैं, छोटे छोटे हैं, कुछ पे मानव रहते हैं, कुछ पे नहीं रहते हैं। तो ये हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का कैपिटल है काबारती। तो ये एक द्वीपीय राज्य हो गया, स्टेट हो गया, और ये एक द्वीपीय स्टेट हो गया। ये भारत के द्वीपीय। अब ये भारत की से कुछ ही दूरी पर श्रीलंका लगता है, बस बाउंड्री टच नहीं होती है, वाटर बॉडी टच होती है, यानी पानी पानी का क्षेत्र लगता है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे मैप के बारे में। आपको मैं केवल बिहार की संबंधित कुछ चीजें बता देता हूं। तो बिहार से संबंधित जो चीजें हैं आपको, क्योंकि हम स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, तो कई बार ऐसे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके आ सकते हैं कि बिहार के कौन कौन से कितने जिले हैं बिहार में, बिहार किन किन राज्यों से लगता है, बिहार से लगने वाला देश कौन सा है, इत्यादि। तो आप ये जानिए, बिहार में कुल 38 जिले हैं, कुल 38 जिले हैं। ये आप याद रखेंगे और एक नोट्स बनाएंगे। सारी चीजें मैं आपको पेन पेपर मोड यानी लिख के बताऊंगा, और जो चीजें होंगी वो मैं आपको दिखा के बताऊंगा। तो जो चीजें लिखने वाली हैं उसे आप एक नोट्स में आराम आराम से लिखेंगे। ज्योग्राफी का एक नोट्स बनाइए, उसमें कुछ बेसिक जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो लिखने वाली चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। बाकी बिहार के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आपकी सिलेबस में दी गई होंगी, उन्हें मैं एक एक करके पूरे सिलेबस में खत्म करूंगा, यानी आपको समझाऊंगा। और देखिए आगे बिहार में ये इतनी चीजें आपने लिख ली, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, या इसको हटा देते हैं, फिर इसी पे देखते हैं कि बिहार में 38 जिले थे, ये हो गया। अब देखते हैं कि बिहार की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। अब आप लगभग देख लीजिए कि बिहार का कुछ शेप इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है। तो आप ये देखिए कि इधर साइड का जो एरिया लग रहा है ये है उत्तर प्रदेश का, और जो लगभग नीचे का एरिया यहां से लग रहा है ये है आपका झारखंड। ये है झारखंड, और ये जो इलाका आपका लग रहा है ये लंबा सा यहां से ये है पश्चिम बंगाल। और जो ऊपर मैंने आपसे कहा कि जो ऊपर का है ये एक देश है, राज्य नहीं है। तो आप यहाँ ये देखेंगे कि बिहार एक राज्य, बिहार से लगने वाला देश कौन सा है, तो ये ऊपर जो लगता है ये है नेपाल। यानी डायरेक्शन आप देखिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, यानी ये पूरब
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो आपसे पूछे कि बिहार के पूरब में कौन सा राज्य है, यानी बिहार के पूरब में किस राज्य के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। यही बात पश्चिम में पूछी जाएगी, बिहार पश्चिम में किस राज्य से लगता है या पश्चिम में किस राज्य से अपनी सीमा साझा करता है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि दक्षिणी हिस्से में बिहार किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, यानी किसकी बाउंड्री लगती है, तो वो हो जाएगा झारखंड। अगर आपसे पूछे कि उत्तर में बिहार किस देश, अगर राज्य पूछे तो फिर तो प्रश्न गलत हो जाएगा। अगर देश पूछे तो आपका ये प्रश्न सही होगा कि किस देश से लगती है, क्योंकि नेपाल को आप राज्य नहीं कह सकते, ये एक देश है। तो देश के साथ आप देखेंगे तो नेपाल लगता है नॉर्थ में। इतनी जानकारी हमारी इसमें हो गई। अब हम आगे देखते हैं कि इनके बारे में जो विस्तार है, कुछ और भी चीज़ें हैं आपको जानने के लिए। मैंने ये बताया आपको कि ये राजनीतिक मैप है, मैंने आपको दोनों मैप दिखा दिया था। एक ये मैप था कि ये एक पॉलिटिकल मैप है, यानी राजनीतिक मैप है, जिसमें सारे देशों के नाम और उनकी राजधानियां होती हैं और उनके बारे में थोड़ी एक एक शहरों के नाम होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते हैं। बाकी जो फिजिकल मैप होता है, फिजिकल मैप भी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जो फिजिकल मैप है यानी जो भौतिक मानचित्र है, इसमें आपको देशों के नाम के साथ वहाँ के कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से झील हैं, ये चीज़ों की जानकारी आपको फिजिकल मैप में यानी भौतिक मैप मानचित्र पे मिलती है। ये दो चीज़ें आपकी केवल जानकारी के लिए हैं, इसमें कुछ लिखने वाली चीज़ें नहीं है। आगे जब हम इसके बारे में शुरू करेंगे, मतलब जो हम टॉपिक के मेन पॉइंट को शुरू करेंगे, उसमें हमारी कुछ चीज़ें हैं कि मैं आपको ये बता दूं कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, क्योंकि बार बार आपके ये पूरे टॉपिक में चीज़ें आएंगी। अक्षांश और देशांतर, देखिए ये वर्ड कम से कम जो हेडिंग है ना, उसे आप कम से कम इंग्लिश में भी ध्यान में रखेंगे। इससे ये होगा कि कुछ कुछ इंग्लिश के शब्द भी आपको याद रहेंगे और आने वाले समय में अगर आप अगले क्लासों में जाते हैं तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो आप ये देखेंगे अक्षांश जो है इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, और जो देशांतर है इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अब अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ये सारी चीज जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक एक चीजें मैप पे बताऊंगा। मैप से चीजें ये होंगी कि आप मैप आपके सामने होगा, आप इमेजिन करने से अलावा है कि बेहतर चीजें होंगी कि आप उसको देख के समझिए कि मैप, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ और उस पर मैं आपको बताता हूँ कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप, यानी इसमें सारे देश, हमारे पृथ्वी पर जितने भी देश हैं ना, लगभग 192, 93 या 94 क्या 93, 94 देश हैं। तो यानी जो देश यूएन में, यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हें काउंट किया जाता है। तो 92 या 93 हैं इस टाइम। तो ये सारे देश हैं जितने भी पृथ्वी पे है ना, सारी चीजें हैं यहाँ पे। आप ये देखिए कि ये रहा हमारा भारत, ये भारत देखिए, मैंने आपको बताया कि ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। एक एक महाद्वीप मैंने आपको अलग अलग नाम से बता दिया कि ये आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये आपका यूरेशिया हो गया, ये एशिया का हो गया, और एशिया में ही भारत और यहाँ तक का ये क्षेत्र आपका एशिया में है। बाकी ऑस्ट्रेलिया और ओशियनिया का क्षेत्र अलग हो जाता है, ये अलग ही एक महाद्वीप है। तो भारत को आप मैप पे देखते हैं तो ये मैंने आपको बताया कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप पे पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो रेखाएं खींची जाती हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये वास्तव में आपको पृथ्वी पे या किसी जगह पे खींची हुई नहीं मिलती। ये केवल मैप पे अध्ययन की सुविधा के लिए ये खींची गई हैं और ये केवल मानचित्र पे काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वास्तव में कहीं नहीं खींची जाती हैं। तो जो ऐसे ऐसे लाइनें खींची होती है ना, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब मैप पे, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं, ये होती हैं काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं जो मानचित्र पर
पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाती हैं, की ओर खींची जाती हैं। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व कहिए, पूर्व से पश्चिम ही कहिए, कि पूर्व से पश्चिम खींची जाती है या पश्चिम से पूर्व। अध्ययन के लिए इसे मान लिया जाता है कि पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं। तो पूर्व से पश्चिम जो खींची जाती हैं ये रेखाएं, ये हमारी होती हैं अक्षांश रेखाएं। ये क्षैतिज रेखाएं भी होती हैं। यानी क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं, अब साइंस में इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, मैं आपको फिलहाल बेसिक जानकारी दे रहा हूं कि क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं वो रेखीय होती हैं, यानी लीनियर लाइन होती हैं। यानी ये सरफेस पे धरातल के समान खींची जाती हैं, कुछ इससे ऐसे खींची जाने वाली रेखाएं क्षैतिज रेखाएं होती हैं। यानी मानचित्र पे ये जो रेखाएं खींची गई हैं, पूर्व से पश्चिम खींची गई हैं, पूर्व से पश्चिम खींची गई हैं, तो ये क्षैतिज रेखाएं हैं। और एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखाएं, तो जो लंबवत खींची जाती हैं, जो लंबवत खींची जाती हैं ऐसे, ये होती हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं ये क्षैतिज रेखाएं भी होती हैं। क्या होती हैं, क्षैतिज रेखाएं भी, क्षैतिज रेखा, जो अक्षांशीय रेखाएं होती है क्षैतिज रेखाएं भी होती हैं। अब कौन कौन से अक्षांशीय रेखाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं मैप पे। ये मैप पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये है 0 डिग्री, यानी अक्षांश रेखाओं को, एक चीज और आप यहाँ जान लीजिए कि जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, इनको हम डिग्री, इनको हम डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त करते हैं, और सेकंड में व्यक्त करते हैं। अब डिग्री को हम ऐसे लिख देते हैं, 0 बना देते हैं, मिनट के लिए हम डैश का इस्तेमाल करते हैं, और सेकंड के लिए हम डबल डैश लगाते हैं। यानी कोई अगर अक्षांश मैप पे किसी चीज की, किसी अक्षांश रेखा की जानकारी लेनी है, तो हम ये कहते हैं कि जैसे ये 0 है तो 0 डिग्री हो गई, और इससे हम आगे बढ़ते हैं तो 0 डिग्री हो सकता हो कि ये 2 मिनट हो, तो 2 मिनट के लिए हम डैश लगाते हैं। कुछ सेकंड हो, मान ले 3 सेकंड है, तो इसके लिए हम डबल डैश लगा देते हैं। यानी अक्षांश रेखाओं को डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त करते हैं। अब देखिए आगे मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हमें थोड़ी बहुत चीजें जाननी है। अक्षांश रेखाएं आप समझ गए होंगे कि क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं, क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इन्हें डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त किया जाता है। अभी देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम इक्वेटर, इक्वेटर या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसका एक और नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। यानी 0 डिग्री को हम इक्वेटर कहते हैं, या इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यानी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा के पैरेलल होती है, यानी समानांतर होती है। समानांतर का मतलब एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के बराबर खींची गई रेखाएं होती हैं, वो समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो मानचित्र पर आप देखेंगे तो 0 डिग्री जो ये हमारा इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री अक्षांश है, और बाकी अक्षांश रेखाएं इसके ही समानांतर ऐसे ऐसे खींची गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको हम इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है ये पृथ्वी को, यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा
पृथ्वी को दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित करती है, दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। कैसे बांटती है आप ये देखिए, ये हमारा मानचित्र है, इस मानचित्र पे ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री के इधर का जो क्षेत्र है और जो नीचे का क्षेत्र, ये दोनों लगभग बराबर है, इसलिए हम ये कहते हैं कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब आप यहाँ देख लीजिए, ये सारी अक्षांश रेखाएं हुई, बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। आगे जब हम एक एक क्लास बढ़ते जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं के बारे में और भी जानकारी हम लेते जाएंगे। अब अक्षांश रेखाओं के अलावा आप यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। मैंने अक्षांश रेखाएं तो बता दी आपको, अब मैं आपको बताता हूँ देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ये चीजें आप नोट कर लो, एक एक लाइन की चीजें हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप जब किसी चीज को पहले समझो, उसके बाद आप नोट डाउन करो, तो वीडियो आप पॉज कर लेना, उसके बाद आप इस चीज़ों को लिख लेना, और इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बिल्कुल बताना कि कहाँ पे आपको डाउट आ रही हैं चीज़ें। उस चीज़ों को आपको फिर से क्लियर किया जाएगा, यानी समझाया जाएगा आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, यानी लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस क्या होती हैं। तो अब देखिए देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। तो देशांतर रेखाएं होती है ना, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है, यानी ऊपर से नीचे लंबवत इन्हें खींची जाती हैं। मैंने पहले ही बताया कुछ इस तरीके से लंबवत खींची जाती है। तो जो देशांतर रेखाएं होती है वो लंबवत है। अब देखिए क्षैतिज रेखाएं आपने देख ली, पूरब से पश्चिम ऐसे लीनियर होती हैं, रेखीय गति चल करती हैं। और आगे हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं जो है ना, ये देखिए ये जो लाइन खींची गई है ना मैप पे, इन्हें हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ये देशांतर रेखाएं हैं, ऐसे ऐसे ढेर सारी लाइनें खींची होती हैं, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी ये ऊपर से नीचे खींची जाती है, नीचे से ऊपर खींची जाती हैं। यानी ये रेखाएं जो हैं, जो देशांतर रेखाएं हैं, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, जिन्हें हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। इन्हें हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। तो ये हो गया अक्षांश हो गया और देशांतर हो गया। देशांतर में चीजें आपको बहुत सी चीजें पढ़ने को है, लेकिन आपकी सिलेबस के हिसाब से इतनी चीजें काफी है कि देशांतर क्या होती हैं, अक्षांश क्या होती हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं कि आगे हम ये जानेंगे कि भारत के कौन कौन से वाटर बॉडी भारत को टच करती है, यानी कौन कौन से महासागर से भारत लगता है, उनके क्या नाम है। और उससे पहले आप ये जान लीजिए कौन कौन से इक्वेटर इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 0 डिग्री इक्वेटर बताया था। अब देखिए यहाँ पे जो है, ये इसको एक है 23.5 डिग्री। इससे पहले भी आप एक चीज जान लीजिए कि 0 डिग्री इक्वेटर यानी 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं तो ये नॉर्थ हो जाता है, और नीचे आते हैं तो ये साउथ हो जाता है। ये ऊपर नीचे केवल मैप की बात है। मैप, ये पृथ्वी का पूरा आकार है, और इसका आकार जो है वो है भूआभ आकृति का, यानी पृथ्वी का आकार कैसा है, भूआभ, जिसको अंग्रेजी में भूआभ, जिसको अंग्रेजी में जियोइड शेप बोलते हैं, जियोइड शेप। पृथ्वी गोल नहीं है, आप ऊपर से देखेंगे थोड़ी सी ये दबी हुई, यानी आप कहते हैं कि पृथ्वी चिपटी हुई है। तो पृथ्वी का आकार कुछ चिपटा हुआ है, जिसे भूआभ या जियोइड शेप कहते हैं। तो इक्वेटर से ऊपर का हिस्सा, यानी इक्वेटर से इधर आते हैं तो ये नॉर्थ से दिशा हो जाता है, और ये नीचे आते हैं तो ये साउथ डायरेक्शन हो जाता है। तो जो हमारा भारत हमारा जो स्थित है वो आप देखेंगे इक्वेटर से नॉर्थ में है। ये हमारा इक्वेटर है ना, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री से नॉर्थ साइड में, नॉर्थ में ये स्थित है। तो हम एक भारत का मैप लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ें आपकी जानकारी के लिए हैं इंपॉर्टेंट। तो ये रहा भारत का मैप। इस मैप में आप ये देखिए कि कौन कौन से महासागर हैं, कौन कौन से सागर हैं जो भारत से लगते हैं। अब ये मैप हो गया। ये देखिए इधर साइड में जो लगता है भारत के पश्चिम साइड में, वो अरेबियन सी यानी अरब सागर से लगता है। किससे?
अरब सागर है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। भारत के पूर्व में जो है वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। मैंने आपको डायरेक्शन बताया कि ये ऊपर का हिस्सा नॉर्थ, नीचे का साउथ, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब। यानी पूरब को ईस्ट कहते हैं, पश्चिम को वेस्ट कहते हैं, उत्तर को नॉर्थ कहते हैं और दक्षिण को साउथ कहते हैं। तो ये आपके दक्षिण पूरब में जो है वो बंगाल की खाड़ी हो गई, पश्चिम में जो हो गया वो अरब सागर हो गया, और जो साउथ में है, जो भारत के निचले हिस्से में है, उसे हम इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो ये चीजें आपकी जानने के लिए चीजें हो गई। भारत के पूरब में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, ये जितनी भी जानकारी है ये आप एक एक करके वीडियो को रोक के देखेंगे, समझेंगे। और कहीं आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करें, कमेंट करके अपने डाउट्स को बताएं। अगले लेक्चर में आपके डाउट्स को एक एक करके क्लियर किया जाएगा। आज की इस लेक्चर में हमारा इतना ही। हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं बेसिक है, आगे जो हम अगले कल शुरू करेंगे उसमें हम आपके 9th क्लास का पहला टॉपिक लेंगे और उस पर हम बातें करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें की जो एक दो चीज़ें छूटी हुई हैं उसे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट देशांतर रेखाएं हैं, इत्यादि चीज़ें। तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू।